नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। सभी दर्शकों का और हमारे साथ इस समय मौजूद संतोष पाठक जी का स्वागत और अभिनंदन। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को नमस्कार और बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग और समर्थन से हमारे परिवार का जो कारवां है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन भविष्य में भी मैं अनुरोध करूंगा कि हमें आपके साथ सहयोग समर्पण की आवश्यकता है। आगे बढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खास तौर से मैं अपील करना चाहूंगा कि अगर आप कर सके, अगर आप सक्षम हो तो हमारे परिवार को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कीजिए, स्पेशल व्यूअर के तौर पर ज्वाइन कीजिए और कमेंट करके जरूर हमारा साथ सहयोग समर्थन देते रहिएगा, क्योंकि शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक आपके पास आते हैं। जब भी आते हैं तो सच्ची खबर लेकर आते हैं, बड़ी खबर लेकर आते हैं, सच लेकर आते हैं और आज वाली जो खबर है वो आपको चौंका देगी कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है, आखिर इस देश में हो क्या रहा है। और हमेशा की तरह इस चर्चा की शुरुआत भी शिव जी करेंगे। जी शिव जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना गए। चाइना से बड़ी-बड़ी डींगे हाँकी गईं। प्रधानमंत्री से हाथ में हाथ डालकर प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति महोदय से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने काफी बातें की। सीमा विवाद की बात दोहराई तो राष्ट्रपति ने चाइना के ने मना कर दिया कि हम अभी और तरीके की बात करने बैठे हैं, सीमा विवाद पर फिर बात करेंगे। उस दौरान देश में कई तरीके के वीडियो वायरल हुए। एक पिक्चर वायरल हुई जिसमें गलवान घाटी के उन सभी शहीदों को मैं भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। संतोष पाठक ऑफिशियल के दर्शकों की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं, संतोष पाठक जी की ओर से देता हूं, नमन करता हूं। उनकी तस्वीर वायरल हुई। ये दोस्ती कितना फलेगी फूलेगी, इस पर भी चर्चा हुई। उन पत्रकारों की भी पोस्ट वायरल हुई जो पाकिस्तान के युद्ध के दौरान सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे थे और आप बता रहे थे कि जब मिलेगी तीन की जोड़ी तो बात बनेगी कुछ अलग। उनकी पोस्टें भी वायरल हुई। लेकिन इस सब के बीच जो एक खबर वायरल हो रही है कि भारत चीन की दोस्ती के बीच सीडीएस अनिल चौहान ने जो बयान दिया है वो बड़ा खतरनाक है। और बयान भी कहा दिया, बयान भी दिया उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर। वो आज भी चीन को चुनौती बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे रिश्ते बता रहे हैं। ये सब हमारी समझ में तो नहीं आ रहा, तो हम सीधा रुख कर लेंगे संतोष पाठक जी की तरफ कि आखिर क्या है, सच्चाई क्या है। चीन और भारत के रिश्ते कहीं रहे, लेकिन आम जनमानस को तो पता लग जाए कि हमारे साथ चीन व्यवहार क्या कर रहा है। संतोष पाठक। देखिए चित्र, आज की चर्चा की शुरुआत जो है मैं कुछ सवालों से करना चाहूंगा। क्या इस देश के सैन्य अधिकारी, मैं फिर से दोहरा देता हूं पूरे सम्मान के साथ, क्या इस देश के सैन्य अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठकों में सही बातों को, सही तथ्यों को रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर देश के सैन्य अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठकों में सही बात तथ्यों के साथ रख पाते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको सुनते हैं या नहीं? और तीसरा सवाल, सुनते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सुझावों को, उन सलाहों को मानते हैं या नहीं? इन तीन में से दो ही जवाब आपके ठीक हो सकते हैं। और ये सवाल क्यों उठ रहा है? भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम, अमेरिका राष्ट्रपति की घोषणा। आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएनआई के एक ट्वीट पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर जवाब दे दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति को टैग करके। पता नहीं इतनी जल्दी क्यों होती है, लेकिन उन्होंने फिर एक बार कूटनीतिक रूप से एक बड़ी गलती कर दी। तो आप पहले अमेरिका के पाले में चले जाते हैं, फिर आप चीन के पाले में जाते हुए दिखते हैं। युद्ध विराम को लेकर घोषणा होती है, हमारे विमानों को नुकसान हुआ, इस बात का खुलासा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या सरकार के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं करते हैं। सैन्य अधिकारी अलग अलग जगहों पर देश के अंदर और देश के बाहर जाकर इस बात का खुलासा करते हैं कि भारत के विमानों को, भारतीय वायुसेना के विमानों को नुकसान पहुंचा है। और इस बात का भी खुलासा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राजनीतिक फैसला किया था कि हम सिर्फ आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाएंगे, उन्होंने इस बात को वो जज ही नहीं कर पाए, भाप ही नहीं पाए
कि पाकिस्तान में आतंकवाद और सेना, इन दोनों को आप अलग अलग नहीं कर सकते। तो आपने सैन्य प्रतिष्ठानों को छोड़ दिया, आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तानी वायुसेना ने जवाबी पलटवार किया, हमारे विमानों को नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फैसले के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन इस बात का खुलासा खुद उन्होंने नहीं किया। भाई दो लोगों की लड़ाई होती है, दोनों का नुकसान होगा, एक के 10 थप्पड़ पड़ेंगे, दूसरे के हो सकता है कि एक थप्पड़ पड़ जाए या एक गुस्सा पड़ जाए। आपको सच बताना चाहिए था, आप सच तो बताए नहीं, सैन्य अधिकारियों ने बताया। अब आप क्या करते हैं, अमेरिका के मसले पर पिछले 11 सालों में पूरी तरह से भारत को अमेरिका के पाले में खड़ा कर देते हैं। जो द्विपक्षीय संबंधों में भारत की जो कूटनिरपेक्षता थी, उस कूटनिरपेक्षता की नीति को दांव पर लगा देते हैं। तमाम कूटनीतिक परंपराओं, प्रोटोकॉलों को दरकिनार करते हुए ट्रंप के लिए प्रचार करने अमेरिका पहुंच जाते हैं, और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप अपने मंसूबों को सामने लेकर आते हैं, तो आप एकदम से चीन के पास पहुंच जाते हैं। चीन के साथ दोस्ती की कहानियां कही जा रही है, रही सही कसर गोदी मीडिया और एंकर निकाल देते हैं। कल को वो कहते थे कि अमेरिका और भारत मिलकर ड्रैगन को सबक सिखाएगा, आज वो कहते हैं कि भारत और ड्रैगन यानी भारत और चीन मिलकर अमेरिका को सबक सिखाएगा। मोदी जी का हर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक, और ये देश संकट के जाल में फंसता हुआ जा रहा है। लेकिन सेना के सबसे बड़े जनरल ने सीडीएस अनिल चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, रक्षा नीति, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा नीति पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए चीन को सबसे बड़ी चुनौती बता दिया है, चीन को सबसे बड़ा खतरा बता दिया है। अब इस देश के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि देश की सुरक्षा को लेकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से ज्यादा सहमत होंगे, या हमारी सेना के सबसे बड़े अधिकारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के विजन से ज्यादा सहमत होंगे। कौन आपको लगता है कि सच बोल रहा है, कौन आपको लगता है कि सही बोल रहे हैं? जाहिर सी बात है कि भारत को जिस तरह के खतरों का सामना करना पड़ रहा है, वो सेना के सबसे बड़े जनरल से ज्यादा अधिक कोई समझ नहीं सकता। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बीबीसी वाली जो खबर थी, जो हेडलाइन थी, उसको एक बार अगर आप स्क्रीन पर दिखा पाए, और वो हेडलाइन जो है वो अपने आप में इस सरकार के अंदर क्या चल रहा है। नरेंद्र मोदी, देखिए, भारत चीन दोस्ती की चर्चा के बीच सीडीएस अनिल चौहान क्यों बोले चीन अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब इसको हटा सकते हैं हम, और ये कहां बोला, सीडीएस अनिल चौहान साहब ने कहां बोला, ये भी जरा आपको बता देता हूं। मैं आपसे कहूंगा कुछ तस्वीरें दिखाइए जरा आप। गुरु गोरखनाथ की धरती गोरखपुर, ये गोरखपुर का कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के इस कार्यक्रम में मंच पर है, सीडीएस अनिल चौहान साहब मंच पर है, कई अन्य महत्वपूर्ण लोग भी मंच पर है। और ये गोरखपुर में कल जो कार्यक्रम हुआ था, महंत दिग्विजय नाथ की 56वीं 56 और महंत अवैधनाथ की 11वीं पुण्यतिथि पर आयोजित 8 दिवसीय कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र का ये कार्यक्रम था, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी बोले, पाकिस्तान को लेकर बोले। योगी आदित्यनाथ बोले कि दुष्टों का संहार करके ही सुरक्षित रहा जा सकता है, सुरक्षा के माहौल में ही समृद्धि का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान पर कई तरह के हमले बोलते हुए नजर आए। अब यूपी के मुख्यमंत्री अगर पाकिस्तान के बारे में बयान दे रहे हैं तो क्या ठीक है, मान लेते हैं हम, क्योंकि उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ ने कि दुर्गति की ओर ले जाती है किसी भी राष्ट्र के भीतर की अराजकता। अब यूपी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के साथ क्या हुआ वो अलग बात है। और मुद्दा क्या था, भारत के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां। अब इसको हम हटा देते हैं, अब जरा संतोष इसमें जी, क्या क्या बोला। संतोष जी, जी मैं जी। ये जानना चाहता हूं, मेरी छोटी सी टिप्पणी एक ले लीजिए। अराजकता योगी आदित्यनाथ के मुंह से कितनी सुंदर लगती है। ये तस्वीर देखिए क्या बयां कर रही है। बहुत गहन मुद्रा है, गहन बातचीत है। ये लग रहा है कि दोनों आदमियों पर बड़ी जिम्मेदारी है जिसका पर्दा खुल रहा है। ये चर्चा निश्चित तौर पर गंभीर चर्चा हुई होगी, क्योंकि उसके बाद दोनों, एक योगी जी पाकिस्तान पर बोल रहे हैं, आंतरिक बाहरी सुरक्षा पर बोल रहे हैं, देश की सुरक्षा पर बोल रहे हैं, यूपी की हालत पर नहीं बोल रहे हैं। और कल ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ नजर आ रहा था। उसी कार्यक्रम में जो सीडीएस चौहान साहब जो बोल रहे थे उनकी तस्वीर है। अब सीडीएस चौहान साहब ने क्या बोला वो जरा मैं एक एक करके दर्शकों को बता देता हूं, ये गौर करना बहुत जरूरी है। टॉपिक क्या था, भारत के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां। क्या बोला उन्होंने, पहला, युद्ध में सफलता के लिए सरप्राइज फैक्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो चीन के साथ रिश्ते सुधारने की जद्दोजहद में जुटे हुए, लेकिन क्यों जुटे हुए, क्यों, क्योंकि अमेरिका के साथ रिश्ते खराब कर दिए उन्होंने। सस्ता तेल सस्ता तेल सस्ता तेल, जनता को तो सस्ता कुछ मिल नहीं रहा है, तो अब वो चीन की तरफ जाते हुए झुकते हुए नजर आ रहे हैं।
लेकिन सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, देश की सेना के सबसे बड़े अधिकारी जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भारत में राष्ट्र की सुरक्षा की पहली चुनौती सीमा विवाद की है। ध्यान से सुनिएगा, सीमा विवाद की है। पाकिस्तान और चीन से हुई लड़ाइयां सीमा विवाद का ही परिणाम है। पाकिस्तान की तरफ से प्रॉक्सी वार, पड़ोसी देशों में अस्थिरता और युद्ध के बदलते स्वरूप अन्य चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध का स्वरूप अब विकेंद्रित होता जा रहा है। भविष्य में नई तकनीकी आधारित रोबोटिक्स और मानव रहित युद्ध हो सकते हैं। और अब आते हैं न्यू नॉर्मल की स्थिति पे। जो ये भक्त चिल्ला रहे हैं ना, गोदी मीडिया चिल्ला रहे हैं, गोदी मीडिया के एंकर चिल्ला रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चौहान साहब ने कहा कि न्यू नॉर्मल नीति ऐसी स्थिति होती है जो संकट खत्म होने के बाद बनती है। जैसे कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया, नोटबंदी के बाद डिजिटल लेन देन का कल्चर आ गया। लेकिन न्यू नॉर्मल में एक शर्त बहुत जरूरी है कि आतंकवाद और बातचीत एवं व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा था। अब सीधा सवाल, जनरल साहब ने बता दिया चीन सबसे बड़ी चुनौती है। जनरल साहब ने बता दिया कि सीमा विवाद सबसे बड़ी चुनौती है। जनरल साहब ने बता दिया कि न्यू नॉर्मल स्थिति तब तक नहीं बन सकती जब तक आतंकवाद पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोदी मीडिया जो चीन के साथ संबंध सुधारने की वकालत करते रहे हैं, क्या उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से यह वादा लिया कि भारत और चीन की सीमा पर अब चीनी सेना कभी घुसपैठ नहीं करेगी? क्या चीन के राष्ट्रपति से उन्होंने ये वादा किया? चीन के राष्ट्रपति से उन्होंने ये भरोसा लिया? चीन के राष्ट्रपति को बताया कि भैया गिफ्ट के नाम पर आप जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से को पाकिस्तान से ले चुके हो उसको आपको भारत को सौंपना है? क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को यह वादा किया भारत के साथ कि अरुणाचल प्रदेश के इलाकों का जो चीनी नामकरण वो करके अपने नापाक मंसूबों, नापाक इरादों को जाहिर करते रहे, उसको वापस ले लेंगे? जम्मू कश्मीर का मसला हो, लद्दाख का मसला हो, अरुणाचल प्रदेश का मसला हो, जहां जहां चीन ने घुसपैठ कर रखी है, कब्जा कर रखा है, वो तमाम इलाके भारत को सौंपे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे सैन्य अधिकारी ने खुलासा किया था, शिव जी, कोई भी जाकर सोशल मीडिया पर पढ़ सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई चल रही थी तो चीन ने अपनी सैटेलाइट को भारतीय जो ठिकाने हैं, सैन्य प्रतिष्ठान है, उनके ऊपर लगा दिया था और हमारे सेना की एक एक हलचल का रियल टाइम डेटा वो पाकिस्तान की सेना को दे रहा था। रियल टाइम डेटा का मतलब समझते हैं? अपने दर्शकों को बता दूं कि हकीकत में पाकिस्तान की तरफ से चीन लड़ रहा था। रियल टाइम डेटा वो दे रहा था कि कहां से कौन जा रहा है, कहां से कौन सी चीजें निकलने वाली है, कहां से विमान निकलने वाला है, कहां कितनी सेना तैनात है, कहां एयरफोर्स के कौन कौन से डिवीजन तैनात है। पाकिस्तान की तरफ से चीन लड़ रहा था। क्या शी जिनपिंग ने भरोसा दिया मोदी साहब को कि अब वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ नहीं लड़ेगी? क्या उन्होंने भरोसा दिया कि आतंकवादी संगठनों और आतंकवादी नेताओं पर जब संयुक्त राष्ट्र की बैठक में प्रतिबंध लगाने की बात होती तो चीन उस पर वीटो नहीं करेगा? क्या दे दिया चीन ने आपको? क्या भरोसा कर लिया आपने कि आप चीन के साथ दोस्ती करने लगे? 11 साल अमेरिका के साथ दोस्ती करके इस देश को फंसा दिया आपने और अब मजबूरी में चीन के साथ दोस्ती कर रहे हैं। अब जरा शब्दों पे गौर कीजिए, तस्वीरों को छोड़ दीजिए। ये तो मोदी जी ने कूटनीति का वस्त्र बना दिया कि तस्वीरों पर चर्चा होती है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री जाते थे तो इस पे चर्चा होती थी कि समझौते क्या हो। अब आजकल तस्वीरों और वीडियो पे चर्चा होती है। कई तस्वीरें, कई वीडियो तो एआई से जनरेट करके बना दिए जाते हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह की इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। द्विपक्षीय स्तर की प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन दोनों ऐतिहासिक प्राचीन सभ्यता वाले देश है। बिल्कुल सही बात है। भारत और चीन दोनों का प्राचीन सभ्यता संस्कृति का इतिहास रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत और चीन दोनों ही हजारों वर्षों से पड़ोसी देश है। ये भी बिल्कुल सही बात है। यही सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा हाथी और ड्रैगन का साथ आना जरूरी है, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि जो भारत ऐतिहासिक सभ्यता वाला देश है उसको हमेशा चीन ने परेशान करने का काम किया। वो ये बताना भूल गए कि भारत और चीन की सीमा मिलती है, लेकिन भारत के अंदर घुसपैठ करने के चीन के मंसूबे हमेशा जारी रहते हैं। 1962 से लेकर 2025 तक चीन ने हमेशा अपने नापाक इरादों को जाहिर किया। वो ये बताना भूल गए कि चीन का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है सड़क निर्माण के मामले में, वो उस जमीन के ऊपर से गुजर रहा है जिसे भारत जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा बताते हुए अपना अंग मानता है। तो चीन ने तो कोई आश्वासन दिया नहीं, ऐलान करना तो दूर की बात है, बयान तक नहीं दिया कि हम इस पर बातचीत करेंगे।
और आप चीन की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हो और सार्वजनिक रूप से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चौहान साहब का ये कहना कि चीन बड़ी चुनौती बना हुआ है, सीमा विवाद के कारण युद्ध हुए हैं और आगे भी सीमा विवाद के कारण ही युद्ध होंगे। तो जब चीन कुछ ठोस भारत को देने को तैयार नहीं है, तो मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो भारत को चीन के पाले में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल शिव जी उठकर निकलकर सामने आ रहा है। चलिए, एक बड़ी बात है और इस सब की उपलब्धता देश की जनता देखेगी। देश की जनता बहुत भोली-भाली है, उसे भी चीन के एक भी कृत्य पर भरोसा नहीं है। चीन की किसी भी बात को भारत की जनता स्वीकार नहीं कर सकती। अब समस्या यहाँ नहीं है, समस्या है नवदुर्गा आ रहे हैं, दिवाली आ रही है। कल तक चीन की झालर का विरोध होता था, चीन के दीपकों का विरोध होता था, चीनी आइटम का विरोध होता था। अब क्या ये प्रमोशन होगा कि मोदी जी के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं, अब आप खरीद लीजिए? तो स्वदेशी जागरण मंच क्या करेगा? आप कभी-कभी सेल्फ गोल कर लेते हैं। सेल्फ गोल कल बिहार में कर लिया आपने अपनी माताजी की गाली के नाम पर। फिर आपने पूरा समाज ही गरबा दिया। पूरे समाज को आपने बदतमीजी से भाषा प्रयोग करवा दी। आप चुनाव में कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है। पिछला चुनाव लोकसभा का आपने मंगलसूत्र, भैंस, घर, मकान पर लड़ लिया, अब बीड़ी और बिहार पे लड़ोगे। आपने झालर की बात कही शिवजी, झालर की बात कही, जरा दर्शकों को बता देता हूं कि जब अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे थे तो इन्हीं प्रधानमंत्री ने कहा था कि बताइए छोटी आंख वाले गणेश जी आ गए, मत खरीदिएगा छोटी आंख वाले गणेश जी, स्वदेशी की बात करिए। अब अमेरिका से टस्सल हो गया तो अब चीन के साथ रिश्ते सुधार रहे हैं और अब अमेरिका के बाइकआउट की बात कही जा सकती है, अभी तक कही नहीं गई, लेकिन स्वदेशी का राग अलापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दिया। तो देश के एक प्रसिद्ध उद्योगपति हर्ष गोयनका साहब चेयरमैन है आरपीजी इंटरप्राइजेज के, और कुछ दिन पहले इन्होंने कुछ पोस्ट किया था, मैंने उस पर लिखकर कुछ पोस्ट किया, इन्होंने उसको लाइक भी किया। उन्होंने लिखा, हर्ष गोयनका साहब जो ट्रोल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया की आर्मी के द्वारा, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके पूछा कि भैया एक देशभक्त के रूप में मैं पूरी तरह से भ्रमित हूं, यानी मैं कंफ्यूज हूं कि मैं क्या करूं। पहले मैंने चीन का बहिष्कार किया, नूडल्स नहीं, चीनी गणेश नहीं, यानी चीन से आने वाले गणेश जी की मूर्ति नहीं खरीदी, नूडल्स नहीं खाया। फिर मैंने तुर्की बकलावा खाना बंद कर दिया, क्योंकि आपको याद है तुर्की के बहिष्कार की बात कही गई, हालांकि प्रधानमंत्री हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे थे चीन के तियानजिन शहर में। फिर अगला मालदीव था, मैंने अपनी छुट्टी रद्द कर दी, मालदीव नहीं गया। फिर मैं ट्रंप के लिए बनाए गए मंदिर में गया और सब कुछ मैंने अमेरिकी अपना लिया। लेकिन अब एक वफादार के रूप में हाल ही में मैंने मैकडोनाल्ड जाना और कोक पीना बंद कर दिया है। मैं रूसी वोदका पीने लगा हूं और टिकटॉक रील बनाने की तैयारी कर रहा हूं। लेकिन मेरी दुविधा अब दूसरी है कि क्या मैं आगामी पाकिस्तान क्रिकेट मैच देख सकता हूं, यानी भारत पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच होने वाला है, क्या देख सकता हूं? अब एक भ्रमित देश पर, और ये हर्ष गोयनका साहब की दुविधा नहीं है, ये इस देश के तमाम लोगों की दुविधा है। संतोष पाठक की भी दुविधा है, शिव कुमार मिश्रा जी की भी दुविधा है। कहा गया चीन से आने वाले छोटे आंख वाले गणेश जी को मत खरीदो। फिर तुर्की के बहिष्कार की बात, मालदीव के बहिष्कार की बात, अब अमेरिका स्वदेशी स्वदेशी का राग अलापा जा रहा है। इनके अपने मंत्री ने महाराष्ट्र में एलन मस्क साहब वाली कार खरीदी, विदेशी कार, प्रधानमंत्री जी स्वदेशी स्वदेशी का राग अलाप रहे हैं। तो ये जो दोहरापन है, ये जो डबल स्टैंडर्ड है, उसको गोयनका साहब ने सामने रख दिया था और बीजेपी की ट्रोल आर्मी इन पर कूद पड़ी, जबकि ये मोदी सपोर्टर माने जाते हैं, ये सरकार के हर स्टैंड, सरकार के हर फैसले का समर्थन करते रहे हैं। लेकिन अपनी दुविधा इन्होंने बता दी तो इनके खिलाफ अभियान चल गया सोशल मीडिया। अगर आप अभी कुछ कह देते हो तो आप पर कैसे टूट पड़ते हैं। गोयनका तो अलग चीज है, गोयनका तो एक देश के व्यापारी है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है। आप सोच देखिए, आप अभी सरकार से सवाल करो, 1000 लोग कूद जाएंगे। आप विपक्ष से सवाल करो तो विपक्ष वाले तब भी थोड़ा बहुत धैर्य बनाए रखते हैं, लेकिन सरकार के लोग बिल्कुल धैर्य नहीं रखते। दिन भर प्रधानमंत्री जी गालियों का जिक्र करते हैं, अपशब्दों का जिक्र करते हैं। उनके प्रवक्ता कल भी एक महिला एंकर, महिला प्रवक्ता को ऊपण खां बोल रहे थे, ताड़िका बोल रहे थे। मतलब किसी महिला को आप राक्षसी बोलोगे? भाई
ताड़का और सुपर्णखा तो एक राक्षसी भूमिका में हम लोग देखते हैं। आप कुछ भी बोल दोगे, सब सुनते रहेंगे, और आप पर कोई कुछ बोल देगा तो आप उसका वोटों में तब्दील करने का मैनेजमेंट बनाओगे। मैं पहली बार ये देख रहा हूं कि एक देश के महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति, जनता में ये बता रहे हैं कि मैं 2.5 किलो गालियों का नाश्ता करता हूं। अब 2.5 किलो गाली रोज खा लेते हो तो इसका मतलब गाली तो अब खत्म हो चुकी होती, अब तक सब गालियां पच गई होंगी, अब तक सब गालियों का भोजन हो गया होगा। अरे भैया, कितनी गालियां रोज दे सकता है आदमी? गालियां किलो से तो होती नहीं है, हवा में आवाज जाती है। अब हवा को तौल सकते हो तो तौल के आपने खा ली होंगी, और इस देश की जनता तालियां और तो खूब बजाती हो। एक बात और भी है शिव जी, शूर्पणखा का जिक्र आपने किया, प्रवक्ता की बात तो छोड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी की एक वरिष्ठ महिला नेत्री जो कि केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी थी, उनके लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया था। आप प्रवक्ता तो छोड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया था। और जिस तरह से राजनीतिक लाभ लेने के लिए सिर्फ बिहार में बंद करवाया गया, बिहार में उनके नेता किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए, किसी ने देखा, पढ़ा, सुना क्या? अच्छा छोड़िए, एनडीटीवी में वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं उमा शंकर सिंह जी, आजकल वो यूट्यूब की डिजिटल दुनिया में आ चुके हैं, और मैं इस देश के गिने चुने समझदार अच्छे पत्रकारों में मैं उनको मानता हूं। उनकी पकड़ है, विदेश पर अच्छे, विदेश मामलों के अच्छे जानकार हैं, कई युद्ध कवर कर चुके हैं। कांग्रेस बीट कवर करते रहे, लेकिन कांग्रेस के नेता उनको पसंद नहीं करते। तो आप मान लीजिए कि जो बीट आप कवर करते हैं, उस बीट के नेता अगर आपको पसंद नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आपने बहुत ही निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता की। कुछ उन्होंने लिख दिया, 2 दिन से उनके माता-पिता को बारे में पता नहीं क्या-क्या कहा जा रहा है, और बाकायदा उमा शंकर सिंह लिख भी रहे हैं, प्रधानमंत्री को टैग करके लिख रहे हैं कि भाई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कोई कार्रवाई करेंगे? तो आप ये देखिए कि वरिष्ठ पत्रकारों के लिए सोशल मीडिया पर किस तरह का माहौल आपने बना दिया है, और किस तरह से परेशान किया जा रहा है, किस तरह से उनके खिलाफ भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, और फिर आप जब फंसते हैं तो उसका राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश करते हैं। आप अपमान की बात करते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ही राज्य तक उस बंद को कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस राज्य में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और आपको चुनाव के बारे में देखना है, आपको चुनाव का फायदा उठाना है, आपको चुनावी लाभ हासिल करना है, इसलिए आप उस राज्य में ही अपमान का मुद्दा बनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो लोग गर्व से फॉलोड बाय पीएम नरेंद्र मोदी लिखते हैं, उनके बारे में, उनकी भाषा के बारे में, उनके शब्दों के बारे में, और उमा शंकर सिंह जी का मैं पोस्ट ढूंढ रहा था, उन्होंने लिखा क्या है कि मैंने अपने स्वर्गीय माँ बाबू जी के लिए अच्छा पोस्ट लिखा, इस पोस्ट पर आकर मेरे माँ पिता को देने वाला हैंडल किसका है, जो गाली गलौज की भाषा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को टैग किया है उन्होंने, और फिर आगे लिखा है कि अगर ये उसी इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो क्या आपका सिस्टम इसके बारे में पता करके इनको सजा देगा? वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जवाब नहीं आना है, जवाब आएगा नहीं, कार्रवाई की बात तो छोड़ दीजिए। लेकिन अब एक और तथ्य पे जनरल साहब ने कहते हैं कि देखिए, सर्विंग अधिकारी पद पर है, पद पर रहते हुए जितना वो इशारों इशारों में कह सकते थे, उन्होंने सब कुछ कह दिया। चाणक्य की बहुत बात होती है, भारतीय जनता पार्टी में चाणक्य माने जाते हैं, स्वयंभू चाणक्य है। भारतीय जनता पार्टी में एक जमाने में स्वयंभू लौह पुरुष हो गए थे, लाल कृष्ण आडवाणी अपने आप को वल्लभ भाई पटेल के बाद दूसरा लौह पुरुष बता रहे थे, आज के हालत में सब जानते हैं। तो एक स्वयंभू चाणक्य है, तो उस चाणक्य को लेकर क्या कहा जनरल चौहान साहब ने, जरा बता देता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक व्यापक और महत्वपूर्ण विषय है, हर वर्ग और व्यक्ति इसे अपने नजरिए से देखता है। किसी देश के राजदूत इसे द्विपक्षीय या बहुपक्षीय दृष्टि से देखते हैं, तो अर्थशास्त्री इसे आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से, सैनिक का दृष्टिकोण भिन्न होता है। उन्होंने बताया कि आचार्य चाणक्य ने, आचार्य चाणक्य जिक्र कर रहे हैं जनरल चौहान साहब, ध्यान से मैं दर्शकों से कहूंगा सुने। आचार्य चाणक्य ने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए 4 तथ्य बताए हैं। राष्ट्र के आंतरिक खतरे, राष्ट्र के बाह्य खतरे। क्या करप्शन आंतरिक खतरा नहीं है? क्या हिंदू मुसलमान करके देश को बांट रहे हो आंतरिक खतरा नहीं है? क्या ब्राह्मण ओबीसी दलित क्षत्रिय करके भूमिहार करके आप देश को बांट रहे हो वो आंतरिक खतरा नहीं है? क्या आप देश में जिस तरह का माहौल बना रहे हो वो आंतरिक खतरा नहीं है? क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज करके आप
भ्रष्ट कॉलेज वालों और यूनिवर्सिटी वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो देश के लिए आंतरिक खतरा नहीं है? मंच पर जब ये बोल रहे थे अनिल चौहान साहब, तो योगी आदित्यनाथ जी भी बैठे थे। आगे वो क्या कह रहे हैं? पहला तो बता दिया उन्होंने कि राष्ट्र के आंतरिक खतरे और बाहरी खतरे, और फिर आगे बड़ा गजब बोल रहे हैं, बाहरी सहयोग से आंतरिक खतरे। ये भी खतरा है, बाहरी सहयोग से आंतरिक खतरे। चीन क्या कर रहा है नॉर्थ ईस्ट में, और चीन की मदद से पाकिस्तान क्या कर रहा है कश्मीर में, चीन की मदद से पाकिस्तान क्या करना चाहता है पंजाब में, फिर भी आप दोस्ती काटने चले गए हो। और बाहरी सहयोग से आंतरिक खतरे के बाद चौथा उन्होंने बताया आंतरिक सहयोग से बाहरी खतरा। कौन है जो इन देशों को बढ़ावा दे रहा है? कौन है जो भारत की सुरक्षाओं को खतरे में डाल रहा है? कौन है जो भारत की सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान नहीं दे रहा है? जब आप अनिल अंबानी जैसे फ्रॉडिये, अब तो सरकार कह रही है ना फ्रॉडिये, अनिल अंबानी जैसे फ्रॉडियों को सरकारी कंपनी को पीछे हटाकर आप विमानों का ठेका दिलवा देते। जिस बिजनेसमैन, जिस उद्योगपति पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, गौतम अडानी साहब, अमेरिका में एफआईआर, श्रीलंका के नेता का बयान, केनिया की संसद में हंगामा। पता नहीं उनको आप फ्रॉड कहेंगे कि नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे आज अनिल अंबानी को कहा जा रहा है 10 साल बाद क्या कहा जाएगा गौतम अडानी के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा वो कर्ज ले चुके हैं, ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। तो जब आप ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं जिनकी छवि अच्छी नहीं है, जिनके बारे में सोच अच्छी नहीं है, और फिर आप गुजरात की धरती पर जाकर कहते हो कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है पैसा ब्लैक है या व्हाइट है, गोरा है या काला है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर आप लक्ष्य सही हासिल करना चाहते हो तो आपका साधन भी पवित्र होना चाहिए। काले धन के साथ ये देश का कौन सा विकास करना चाहते हैं? ये तो देश की जनता को सोचना चाहिए सच्ची। इस चक्कर में वो काला धन लेके नहीं आए कि कल को ये न कहे काला धन के अंतर में आप कर रहे हो। और काला धन की लिमिट भी अब उन्होंने 20 लाख कर दी। पहले 5 लाख थी, उन्होंने 4 गुनी कर दी। एक दिन बोल देंगे कि 10 करोड़ रुपया तक काला धन जो विदेश में है वो काला धन नहीं होगा, बात खत्म हो जाएगी। जब हम अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए संविधान से लेके बिलों में अमेंडमेंट करने लगते हैं, बदलाव करने लगते हैं, तो इससे बड़ा और सार्थक परिणाम क्या हो सकता है? आप देखते हैं चुनाव आयोग को लेकर आए दिन चेंज कर लिया गया है। आपने देखा नियुक्ति जो सभी वैधानिक संस्थाओं की होती है उसको लेकर चेंजिंग कर ली। आप राज्यपाल को लेकर, मुख्यमंत्रियों को लेकर रोज लगाम कसते हैं। आपने जो इंडिया गठबंधन शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों पर राज्यपालों का पहरा लगा रखा है। और वही राज्यपाल जब आपकी सरकारों पर सवाल खड़ा करते हैं तो आप कुछ नहीं बोलते। हरियाणवीबेन पटेल ने तो अभी 3 दिन पहले ही कहा कि अवैध शराब की भट्टियों पर महिलाएं लाठी लेकर चली जाएं। इसका मतलब उन्हें भी पता है कि उत्तर प्रदेश में अवैध शराब बनती है। चीन की सीमा पर आपके सीडीएस कह रहे हैं कि बड़ी चुनौती है। आप गलवैया डालकर घूम रहे हो, आप पहले भी झूला झूल चुके हो। तो आखिर कहना क्या चाहते हो? वो एक डायलॉग है, आप हुजूर बताना क्या चाहते हो? तो आप हमें तो बता दो। आपकी अमेरिका से पटरी बैठ जाएगी, अमेरिका में मोदी मोदी होगा, अमेरिका की तारीफ करोगे। चीन में तो मोदी मोदी हुआ नहीं। जापान में भी करवा लिया, और जापान में चीन करवा रहे थे, उसी समय एक पत्रकार आ जाते हैं, पत्रकार कहने लगे कि आप उसी देश से आए हो जिस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते थे। आपका सब कुछ किया धरा खत्म हो गया। ये जवाहरलाल नेहरू का साया, महात्मा गांधी का साया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का साया, ये छूटने वाला नहीं है। ये आपके हर जगह जाएगा साथ। आप इंदिरा गांधी को नकार सकते हो, राजीव गांधी को नकार सकते हो, अटल बिहारी वाजपेयी को नकार सकते हो, लेकिन वो तीनों को नहीं नकार सकते। इस देश का कोई व्यक्ति नहीं नकार सकता। तो आप कब तक ये करोगे? आप गोल गोल जलेबी बनाते हो, कभी रिफाइंड में बना देते हो, कभी कड़ुए तेल में बना देते हो, कभी देसी घी के लिए प्रयास करते हो, फिर कड़ुए तेल पे आ जाते हो। तो खाएं कौन सी? टेस्ट कौन सी का बताएं? अब की बार तो हमें लग रहा है कि आपने जल्दी में मिट्टी का तेल डाल लिया है। न खाई जा रही है, न निकली जा रही है। अमेरिका के साथ जाएं कि चाइना के साथ जाएं, नेपाल के साथ जाएं। नेपाल से आप इतना कर्ज ले चुके हो कि अब फिर कर्ज की तैयारी, बुलेट ट्रेन के चक्कर। आखिर आप कहना क्या चाहते हो? फिर मेरा सवाल है। जनता पूछना चाहती है देश के विकास की बात। जनता जानना चाहती है मुझे 11 साल में हुए उन विकास के मुद्दों पर मुझसे वोट ले लीजिए। रोजगार दिया? ले लीजिए। महंगाई खत्म कर दी? ले लीजिए। सस्ता डीजल पेट्रोल दे दिया? ले लीजिए।
इतनी बेशर्मी के बाद भी डीजल पेट्रोल जीएसटी में नहीं लाए। 8 साल तक देश का सारा पैसा अंदर। देश के नागरिक नहीं समझते हैं। प्रधानमंत्री 24 घंटे यात्रा पर, यात्रा से वापस आए तो हर राज्य में प्रोग्राम। क्या पैसा खर्च नहीं होता है? भाजपा ने 600 से ज्यादा जिलों में ऑफिस बना दिए। कहां से आया ये पैसा? कौन सी खेती भाजपा ने कर ली? वो तो अच्छा हो, हालांकि लोग उनकी तारीफ नहीं करते। मैं कह रहा हूं चीफ जस्टिस का, पूर्व का, 2 पूर्व का, चंद्रचूड़ जी का, कि वो कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड पर पाबंदी लगा गए, वरना इस देश के लोग ही नहीं समझ पाते। पता लगता संतोष जी की बड़ी कंपनी है, संतोष जी ने 500 करोड़ का गिफ्ट दिया और 4500 करोड़ का काम ले लिया। अब 4500 करोड़ में संतोष जी क्या करेंगे भगवान जाने। लगवा दी गई, बड़ी तारीफ की, वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड में खुला कि 500 करोड़ की। पहले भी एक चिप्पी चली गई थी, तो वैक्सीन तो अच्छी थी। कितने गिनाए मुद्दे। अब आप खुद समझदार हो, सोशल मीडिया के सब लोग धुरंधर योद्धा हो, हर बात तुरंत फॉरवर्ड करते हो, लेकिन अच्छा वीडियो ये है, इसे फॉरवर्ड नहीं करोगे। मैं जानता हूं आपको, मैं आपके व्यवहार से परिचित हूं, और इन अच्छे वीडियोस को आगे बढ़ाओ। रोज आपको एक अच्छी खबर मिलेगी और आप उस दलदल से निकाल के लाऊंगा जिस दलदल में और फंसते चले जा रहे हो। आपके परिवार को सुरक्षित करूंगा, आपके बेटे के रोजगार की बात करूंगा, आपके बच्चे की शिक्षा की बात करूंगा, आपके हेल्थ की बात करूंगा। 8 साल हो गए लोगों को चिल्लाते कि हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी हटा दो, कल साहब ने हटा दी। मास्टर स्ट्रोक बता दिया, लेकिन 8 साल लूटा गया, इसका मास्टर स्ट्रोक कौन बताएगा? ये किसी गैर सरकार ने तो लागू की नहीं। मास्टर स्ट्रोक कौन होता है? जो कोई गैर सरकार लागू कर दे और हम उसे बदल दे, ये मास्टर स्ट्रोक है। हम ही लागू करें, हम ही बर्बादी की कगार तक लाएं और फिर हम ही उसे हटाएं, हमारा ही मास्टर स्ट्रोक होगी। बारे पत्रकारों, बारे अयोभाग्य धन्य। कभी कभी तो लगता है कि साष्टांग प्रणाम कर लेना चाहिए ऐसे लोगों को। मैं अपने दर्शकों को भी प्रणाम करता हूं कि भैया अच्छी खबरों के वीडियो आगे तक पहुंचाओ, लोग जागरूक हों। हम उन खबरों पर ही, हम सरकार बनाने गिराने का काम नहीं करते हैं, हमारे भी अपने दायरे हैं। हमारा काम है जनता को जागरूक खबरें देना। अब जनता का काम है उन्हें कैसे लेगी। तो फिलहाल संतोष जी और हमें इजाजत दीजिए। संतोष सर का भी बहुत बहुत आभार, सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। इसी तरीके से हमें फॉलो सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन बटन दबाते रहिए, और जैसे भी हमारा सहयोग हो सकता है आप करने के लिए तत्पर रहिए। हम आपको अच्छी से अच्छी खबरें आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। इस दौरान अगर आपको लगता है कि खबर कहीं गलत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो कमियां भी हम सुधारने का काम करेंगे। संतोष पाठक जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को भी आभार और नमस्कार। और जाते जाते, जैसे मुरली मनोहर जोशी के 70 पेजों के सबूतों के बाद मोहन भागवत ने कहा था ना कि जोशी जी ने सब कुछ कह दिया, मतलब सारी पोल पट्टी खोल दी, तो मैं भी शिव जी के बारे में जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा दर्शकों कि शिव कुमार मिश्रा जी ने सब कुछ कह दिया। मान लो, वीडियो को रोको मत, बढ़ाओ, जिस तरह से सहयोग कर सकते हो सहयोग करो, क्योंकि हम जैसी कुछ आवाजें बची हुई हैं, फिर हम जैसी आवाजें भी खत्म हो जाएगी तो कोई आपका मुद्दा उठाने वाला नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, हम दोनों को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।